सनी से लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ ना तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में झांक कर देखा, अनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो रोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से कभी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है। मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़ के आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा है कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि तभी अनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में रिया ने कहा, मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी माँ का इलाज करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आई और आसमान में देखकर सोचने लगी वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करे। तभी आर्यन ने रिया के फोन पर एक मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी। शायद उसकी आवाज अनिका ने सुन ली हो। रिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर अनिका राज लक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वो खुद अनिका थी। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब रोहित ने अनिका और प्रीति को केबिन में एक साथ देख लिया था तब उसे थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि शायद अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। लेकिन अब अगर उसने अनिका को किसी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हुए देख लिया तो हो सकता है उसका शक यकीन में बदल जाता। राजलक्ष्मी अनिका को फोन पर कुछ बातें समझा रही थी। देखो मैडम, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। ये हैकिंग वगैरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखी है और अगर उसे पता चला कि उसकी सिखाई हुई चीज को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी,
मैंने भी आज तक कभी ऐसी कोई चीज नहीं की, मगर तुम जानती हो, अगर ये इतना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती। अभी मैंने जो कोड भेजे हैं वो कोड URL में टाइप कीजिए। थोड़ी देर राज लक्ष्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फाइनली अनिका होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉग इन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी CCTV फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की CCTV फुटेज सेलेक्ट कर ली। अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वो कुछ बहुत गलत कर रही है, लेकिन फिर उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना जरूरी था। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसकी मेल बॉक्स में एक नया ईमेल मैसेज आया। पहले वाले ईमेल की तरह इस मेल में भी सेंडर का ना तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। मगर अमृता ने वो मेल खोला इस उम्मीद से कि भेजने वाले ने शायद उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो। जब उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, फिर तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर मैसेज भेजने वाले ने उसकी शर्त नहीं कही थी। अनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसे क्या करना होगा जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेल बॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसमें लिखा था, मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है। तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर ये सब कुछ रोहित कर रहा था या किसी से करवा रहा था तो ये बात तो पक्की थी कि रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए अनिका ये रिस्क उठाने को तैयार थी। अनिका रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए रोहित का ये जानना बहुत जरूरी था कि अनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसके मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलांस कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। रोहित के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। उसने इंटरकॉम स्पीकर पर डाला, वाइन पीने लगा। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। उसने रोहित से कहा, सर आपने जो CCTV फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो डिलीट हो गई है। What? ये कैसे हो सकता है? I thought I had hired the best surveillance department. दूसरी ओर से आवाज आई, सर मुझे पता नहीं चल रहा है कि आज ऐसा कैसे हो गया। सर शायद सिस्टम में वायरस घुस आया था। और सॉरी सर, CCTV फुटेज डिलीट हो गई। रोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फोन को जोर से पटक कर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिस लड़की ने अंकल की जान बचाई थी। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। रोहित को लगा आज का दिन तो कुछ ठीक नहीं था। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है, तब से उसने आर्यन के साथ बात तक नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करे। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, No visitors. कोई भी आए कह देना इस वक्त मैं बिजी हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाकर बेडरूम का दरवाजा खोला। रोहित बेडरूम में आर्यन के पास जाकर बैठा। उसे पता था कि वो नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यन को नहीं चलने दे रहा था। रोहित ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग
जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जलते हैं तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चलती जाएगी। तब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यन जानता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, शायद ठीक से कह नहीं पाता है। रोहित ने आर्यन के कबर्ड से बार्बी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड ने अनिका को रुकने का इशारा किया। अनिका ने मन बना लिया था कि वो रोहित को सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए मेरा उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसिल करनी होगी। सर किसी से नहीं मिलना चाहते। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती है तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं? अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है, फिर कह देना अपने मास्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। तभी एक गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं ये डॉक्टर अमृता तो नहीं जिन्हें सर काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं? तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की अनीका है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने मैं खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड ने अब्दुल से पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी जैसे यही डॉक्टर अमृता हो? तभी अब्दुल ने कहा, अरे भाई ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से हम दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया? जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था, अब जब डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती है तो वो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसीलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। अनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर रही थी। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, हमारी होटल के सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था। उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी। हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गई। उसे एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नजर थोड़ी कमजोर जरूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी अनिका की सलवार कमीज का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। अनिका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया और फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज लगाना शुरू किया, अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, हाँ मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुन कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी 2nd फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसीलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे अनिका मुड़ी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कभी नहीं भूल सकती थी उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल को इशारा करके कहा, हाँ हाँ यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई।